हज 2019 पर महंगाई का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सफर हज को आसान बनाने के मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के तमाम तर दावे खोखले साबित हुए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सफर हज 2019 के लिए सिर्फ 1.5 लाख के करीब दरख्वास्त फॉर्म जमा हुए हैं और गुज़िश्ता साल ये तादाद 3 लाख से ज़ायद थी। हज एक ऐसा मुक़द्दस फरीज़ा है जिसकी तड़प हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। हिंदुस्तान से भी लाखों मुसलमान सफर हज पर जाने के लिए हर साल फॉर्म भरते हैं, लेकिन इनमें से बेशतर को मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। चूँकि कोटा पूरा हो जाने की वजह से उनकी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन इस साल हालात कदरे मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। सफर हज के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल कराने वालों की तादाद अब तक उम्मीद से काफी कम है। दरखास्तें 17 नवंबर यानी कल तक दाखिल की जा सकती हैं, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में सिर्फ 19,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि गुज़श्ता साल जुमला 43,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी। उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 12,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। गुज़श्ता साल ये तादाद 43,000 थी। बिहार में तो सिर्फ 650 फॉर्म अब तक दाखिल हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल 5,000 से ज़ायद फॉर्म दाखिल किए गए थे। रियासत झारखंड में सूरत हाल अबतर ही है। यहाँ अब तक सिर्फ 353 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। कर्नाटक में अब तक सिर्फ 5,000 अफराद ने ही दरखास्तें दी हैं, जबकि गुज़श्ता साल 18,000 से ज़ायद अफराद ने फॉर्म भरे थे। केरल में 24,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद 69,000 थी। मध्य प्रदेश में सिर्फ 5,000 अफराद ने अब तक सफर हज के लिए दरखास्तें जमा कराई हैं। गुज़श्ता साल रियासत के 20,000 अफराद ने फॉर्म भरे थे। मगरिबी बंगाल में सिर्फ 2,800 अफराद ने हज के लिए दरखास्तें दी हैं, जबकि गुज़श्ता साल 9,300 अफराद ने सफर हज के लिए फॉर्म जमा करवाए थे। तेलंगाना में अब तक 7,000 फॉर्म मौसूल हुए हैं, जो कि गुज़श्ता साल की बनिस्बत 10,000 कम हैं। गुजरात से अब तक 21,500 दरखास्तें जमा हुई हैं। गुज़श्ता साल 45,000 अफराद ने दरखास्तें दी थीं। दिल्ली में 3,700 दरखास्तें ही जमा हुई हैं, जबकि सफर हज 2018 में ये तादाद 8,000 से ज़ायद थी। नोटबंदी और GST का निफाज होने के बाद गुज़श्ता साल मुल्क भर में हज दरखास्त फॉर्म में कमी दर्ज की गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि नोटबंदी को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और अब लोग इस कर्ब से बाहर निकलते हुए फिर उसी बड़ी तादाद में हज फॉर्म दाखिल करेंगे, लेकिन इस बार गुज़श्ता साल के मुकाबले दरखास्त फॉर्म की तादाद तकरीबन निस्फ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश हज कमेटी ने तारीख में तोसी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मुस्लिम तंजीमों ने मरकजी हज कमेटी और मरकजी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी को दरखास्त फॉर्म में आई कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगर बात करें तो पिछले साल 29 दिन में हमको 13,000 फॉर्म मिले और इस साल 29 दिन में हमको तकरीबन 6,000 फॉर्म मिले हैं। उसके मिलने की बड़ी वजह है स्टेट में जो हालात हाज़रा हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग बिजी ज़्यादा हैं, तो अभी उनको मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा एक जो तजुर्बा रहा है वो एक्सटेंडेड पीरियड में काफ़ी एप्लीकेशंस आती हैं हमारी। ग्लोबल टेंडर के नाम पर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनसे करोड़ों रुपए ले रहा है, उनसे दलाली कर रहा है वो। यही वजह है जो हाजी घटते जा रहा है, जाने वाले घटते जा रहे हैं। आज 22,000 थे, अब 6,000 बचे हैं, अगले साल शायद 3,000 बचेंगे। इसमें मैं पिछले कई सालों से इस मामले में लड़ भी रहा हूँ, लड़ता आया हूँ। यही कहूँगा हिंदुस्तान की आवाम से कि सबसे पहले जब तक आप लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, तब तक आप अपने मुकद्दस सफ़र पे अच्छे से जा नहीं पाएंगे।
उधर झारखंड हज कमेटी की मुलाजमीन के मुताबिक दरख्वास्त जमा करने की तारीख में तोसी नहीं किए जाने के नतीजे में रियासत में दरख्वास्त गुजारों की तादाद 1500 से तजावुज करने का इम्कान नहीं है। ताहम तारीख में तोसी करने के ताल्लुक से रियासती हज कमेटी के जरिए अर्ज़दाश्त भी रवाना कर दी गई है। मैं हज बैतुल्लाह शरीफ पे जाने के लिए हूँ, तैयारी में हूँ, लेकिन जो टाइम है 17 नवंबर का हज कमेटी की तरफ से वो सफिशिएंट टाइम नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग दर देहात के हैं, हम पलामू जिला से हैं और इसकी और तशहीर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए इसमें टाइम बढ़ना ही चाहिए और इनको और यूनिट बढ़ानी चाहिए। हज कमेटी ऑफ झारखंड को लोग गांव-गांव में इसका बताएं, लोग नहीं समझ रहे हैं। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है उर्दू पेपर वालों की कि कुछ न कुछ आपके जरिए मालूम हो जाती है, नहीं तो हज कमेटी की तरफ से कुछ नहीं है। और वहीं हज दरख्वास्त फॉर्म में आई कमी के लिए जीएसटी और नोटबंदी को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। फील्ड ट्रेनर आते हैं तो वो बता देंगे वो 5 साल वाला 2013 से 2017 की पॉलिसी में था कि भाई 5 साल वाला हाजी को कन्फर्म होता है। तो हाजी इस उम्मीद के लिए फॉर्म भरता था कि भाई 5 साल तो नंबर हमारा लगने वाला है। अब जो ये 2018 से जो पॉलिसी आई है इसमें तो वो 2 कैटेगरी है, 70+ वाली और एक जनरल कैटेगरी। तो एक वजह वो भी है और दूसरी वजह को गवर्नमेंट जीएसटी लगे तो जो व्यापारी लोग हैं और इस साल जो बारिश भी कम हुई है, खेडूत भी इतने वो जो इकोनॉमिक वो सद्धर नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़े फॉर्म कम मिले हैं। लेकिन हमको उम्मीद है इंशाल्लाह कि 30,000 तक हमारा पहुंच जाएगा। काफ़ी कम लोगों ने इस साल हज के फॉर्म भरे हैं, तो मैं भी आशा रखता हूँ कि हज कमेटी इस साल थोड़ा डेट एक्सटेंड करे ताकि ज़्यादातर लोग उससे फ़ायदा उठा सके। तो क्या नोटबंदी के बाद का जो पीरियड है और जीएसटी का जो पीरियड है उसमें काफ़ी कारोबार पे असर है, तो उसकी वजह से लोगों की आमदनी बहुत कम है और इसके हिसाब से देखा जाए तो हज का जो अखराजात जो खर्चा रहता है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि खर्चा ज़्यादा है, इसलिए लोग कम फॉर्म भरते हैं कि अभी महंगाई के हिसाब से कुछ लोगों ने कम भरे हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अभी लगन गाला भी है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि अभी हज के फॉर्म बाहर पड़ गए और जिसको पता है वो भरने के लिए आए हैं, तो उनको भी अभी जो 5 साल से जो हो रहा था वो 5 साल वालों का भी कमी कर दिया है और ड्रॉ में नंबर ले रहे हैं। अब हम 5 साल से 4 साल तो हमने भर चुके हैं, हमारा 5वां साल है। देखो हमारा लगता है नहीं लगता ये भी एक बात है। कम से कम 10 रोज़ की तो मुद्दत बढ़ानी चाहिए ताकि जिनको पता नहीं उनको पता चले और फॉर्म भरे ज़्यादा से ज़्यादा। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना होते हैं उनको पेश आने वाली परेशानियों से हर कोई वाकिफ है। आज़मीन एयर इंडिया को 4 गुना किराया अदा करते हैं, लेकिन वजारत शहरी हवाबाजी आज़मीन को दरपेश मुश्किलात की जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ रही है और ऐसे में अब मुसलमान हज उमूर को हज कमेटी ऑफ इंडिया से आज़ाद करते हुए हज कॉरपोरेशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। एक आरटीआई के जरिए जब वजारत शहरी हवाबाजी से आज़मीन को दरपेश मुश्किलात से मुतल्लिक 9 सवालात पूछे गए तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सवालात से पल्ला झाड़ लिया और जवाब में लिखा कि इन सवालात का उनके महकमे से कोई लेना देना नहीं है। इन सवालात में एक सवाल ये भी था कि 4 गुना किराया अदा करने के बावजूद एयर इंडिया आज़मीन को बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वाले दीगर सारिफीन की तरह सहूलियात क्यों नहीं देती। एक सवाल ये भी था कि आम दिनों और अय्याम हज के दौरान सऊदी अरब के किराए में फ़र्क क्यों है। अब हज उमूर की जिम्मेदारी वजारत अक़लियती उमूर के पास है। दानिश्वरों के मुताबिक वजारत अक़लियती उमूर कुछ इक़दामात कर तो रही है, लेकिन आज़मीन की मुश्किलात को हल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। मुस्लिम दानिश्वर हुकूमत हिंद से हज कमेटी ऑफ इंडिया को ख़त्म करते हुए मलेशिया की तर्ज पर हज कॉरपोरेशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अपने हिसाब से काम कर रही है। वो सोच रही मेरे हाथ से ये नोट निकल गए और जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसके पास पावर नहीं है। ये सारे का सारा निज़ाम सही के किया जा रहा है कि हाजी भी परेशान हो, मुसलमान भी परेशान हो। कहने को हमने सब कर दिया। ये डिमांड थी बहुत दिनों से कि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के हाथ में दिया जाए, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देने का मतलब ये नहीं है कि ये हिंदुस्तान से अलग मांगा गया था। ये हिंदुस्तान की हुकूमत एक ही है,
लेकिन नीयत ख़राब है। वो हज कारपोरेशन का जो इशू आया था उसमें हम लोग भी शामिल थे। मलेशिया में बहुत सक्सेसफुल तरीके से हो रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है। हमको अपना कारपोरेशन, अपना हेड खुद बनाना चाहिए। कि हज पूरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास है और वो बाकी तमाम और दीगर मिनिस्ट्रीज़ हैं या और जो डिपार्टमेंट हैं वो नोडल हैं, एजेंसी हैं और इसकी तमाम जवाबदेही जो है वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ही देगी। बाकायदा अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर हज कारपोरेशन की पूरी डिटेल्स दी हैं और हमने कहा है कि ये एक वे आउट है। हमने ग्लोबल टेंडर की भी बात की है, हमने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बात की हैं। अगर उसके ऊपर और रिकमेंडेशन को हमारी तकरीबन हमें ये भी बतलाया गया था कि एज इट इज़ रिकमेंडेशन को पूरा मान भी लिया गया है, उसके ऊपर अमल होने की ज़रूरत है। अगर हज कमेटी नहीं होगी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, रमज़ान के महीने में हज से ज़्यादा लोग सऊदी अरब में जाते हैं उम्रा करने के लिए और हज किराया उस वक्त 30 से 35 हज़ार रुपये में उसका टिकट मिलता है। लेकिन हज के लिए जब आप जाएंगे तो वो टिकट आपको, अगर दिल्ली से आप जा रहे हैं, एम्बार्केशन पॉइंट आपका दिल्ली है, तो 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का, और कश्मीर है वही तो 1.5 लाख रुपये का टिकट सिर्फ सऊदी अरब जाने आने का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। साबिक मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान भी हज कॉरपोरेशन के क़याम का मुतालबा कर चुके हैं। नई हज पॉलिसी से मुतल्लिक जो तजावीज़ में भी हज कॉरपोरेशन की ज़रूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से हज कॉरपोरेशन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। इस्लामपुर गुज़िश्ता दिनों सरकारी स्कूल में उर्दू टीचर की तकर्री पर हंगामों के सबब सुर्खियों में था और अब इसी इस्लामपुर का नाम तब्दील किए जाने के मुतालबे को लेकर खबरों में है। दरअसल वीएचपी इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने का मुतालबा कर रही है, बल्कि उसने ये काम अपने हाथों में ले लिया है। यूपी के इलाहाबाद और फैजाबाद शहरों का नाम बदलने का अमल वीएचपी को खूब भा रहा है। समाज को पोलराइज करने और अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए वीएचपी इसे मौसिर हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मगरबी बंगाल के इस्लामपुर का नाम बदलने का न सिर्फ मुतालिबा कर रही है, बल्कि आगे बढ़कर साइन बोर्ड पर इलाके का नाम तब्दील कर रही है। इस्लामपुर में वाक़े वीएचपी दफ्तर और विद्या भारती स्कूल के साइन बोर्ड में जगह का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। वीएचपी इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने के अपने मुतालिबे को मकामी लोगों का मुतालिबा गर्दान रही है। ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ है, पब्लिक बताते हैं, पब्लिक लिखते हैं इस प्रकार। क्या चेंज नहीं हुआ? ऑफिशियली इस्लामपुर है, ऑफिशियली इस्लामपुर है। वहाँ जो स्कूल का नाम है उस स्कूल का ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन इस्लामपुर नाम से है, लेकिन पब्लिक ईश्वरपुर बोल रहा है, इसलिए कोई ईश्वरपुर लिख देता है। उतना ही है, उतना ही स्वाभाविक है। आदमी को बोलने दीजिए, आदमी लिखते हैं, फिर सरकार तो बात में करेंगे। सरकार तो कुछ नहीं करते हैं, सरकार पब्लिक का डिमांड आने से करेंगे और पब्लिक का वातावरण बनेगा। धीरे धीरे उस प्रकार वातावरण बनेगा तो पब्लिक बात में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जनगण पब्लिक का अधिकार है। आज जैसे बहुत सारे विषय में वितर्क हुआ है, कारण क्या है? कोई समर्थन करते, कोई समर्थन नहीं करते। समर्थन करने वाला आवाज़ जब बुलंद हो जाएगा, समर्थक जो ज़्यादा हो जाएगा, सरकार जो सोचने वाला है इस प्रकार होना चाहिए, तब करते हैं। तो पब्लिक क्या इस्लाम पब्लिक बहुत ऐसे, पब्लिक तो उसी स्कूल में पढ़ रहा है, हजारों गार्जियन है। स्कूल के नाम के साथ साथ स्कूल बसों पर भी मुजव्वज़ा नाम ईश्वरपुर लिख दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इंतजामिया ने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया है। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल ही ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल करने के मामले पर मरकज के रवैये की नुक्ताचीनी की थी, जिस पर रद्देमल जाहिर करते हुए बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने इसे सियासी मुहरिकात पर मबनी करार दिया था। अब इस्लामपुर का नाम बदलने का मुतालिबा करके वीएचपी ममता बनर्जी को उन्हीं के दाव से मात देने की सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और चलिए मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, एक बार फिर से इस्लामपुर का नाम जो है वो खबरों में है, क्या कुछ है ये मामला और इसमें किस तरह से वीएचपी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह से दारिज जो स्कूल में एक उर्दू टीचर की बहाली हुई थी और उस टीचर की बहाली को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ था और उस हंगामे में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस मामले में
हुकूमत से जवाब तलब किया है कि आखिर किस तरह पुलिस की गोली से 2 लोगों की मौत हुई। इतना बड़ा एक मुद्दा था सरकारी स्कूल में सिर्फ उर्दू टीचर की बहाली को लेकर। ऐसे में जो अब ये नया मामला सामने आया है ना, ये कोई मुतालबा नहीं है कि हुकूमत के पास ऐसा कोई मुतालबा आया है, बल्कि मुतालबे से पहले ही VHP और विद्या भारती जो स्कूल इंतजामिया है, इन लोगों ने इस्लामपुर को ईश्वरपुर मान लिया है, जिसको लेकर जो है ये तनाज़ा शुरू हुआ है। मुतालबा किसी की तरफ से भी कुछ भी आ सकता है, ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो उस मुतालबे को माने या न माने, और उस पर एक बहस शुरू होती है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि इस्लामपुर के ताल्लुक से, नाम बदलने के ताल्लुक से कोई मुतालबा नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्टली जो है इसका नाम बदल दिया गया, और उनके जो लेटर पेड हैं, जो भी उनके जो कागजात हैं, उससे वो ईश्वरपुर लिखा है। ऐसे में लोगों की नजर गई कि आखिर ये ईश्वरपुर बंगाल का कौन सा इलाका है, तो बाद में ये सामने आया कि इस्लामपुर को ही ईश्वरपुर माना जा रहा है। हालांकि अब इंतजामिया जो है अब तक ये कह रही है कि वो इस मामले से लाइल है, जबकि VHP का दावा है कि उन्होंने कई ऐसी रैलियां निकाली हैं, और उन रैलियों में जो एड्रेस थे, जो उनके बैनर थे, वो ईश्वरपुर के नाम से। शबाना, हम कल ही देखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी जो हैं वो मगरिबी बंगाल का नाम बदलवाने के लिए बार बार दबाव डाल रही हैं, और अब ये वही ऐन उनकी नाक के नीचे ये काम जो है वो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको उन्हीं के दाव से जो है वो शिकस्त देने की कोशिश है। बिल्कुल, नाम बदलने पर लेकर आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि बंगाल में एक नया तनाजा शुरू होगा, और ये तनाजा किसी 2 ग्रुप के बीच में नहीं होगा कि 2 समाजी तंजीमें हैं वो आमने सामने हैं, बल्कि ये हुकूमत, ममता हुकूमत और VHP और BJP के दरमियान होगा कि अगर बंगाल के नाम को लेकर वो इतना जो है वो हल्ला मचा सकती है, असेंबली में बिल पास हो सकता है, और सिर्फ एक फाइनल जो है वो अप्रूवल के लिए मरकज को भेजा गया था, तो फिर इस्लामपुर, जिसको ईश्वरपुर कर दिया गया है, इन मानों में कि वहाँ के जो लोकल मकामी लोग हैं, उन लोगों ने इस्लामपुर को ईश्वरपुर मान लिया है। तो VHP की तरफ से, BJP की तरफ से ये मुतालबा आएगा कि जब लोगों ने मान लिया है तो पहले हुकूमत जो है वो इस्लामपुर का नाम बदले, क्योंकि लोगों ने तस्लीम कर लिया है, जैसा कि आपने देखा कि वो VHP के जो। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और RSS के खिलाफ मुबैना तौर पर फेसबुक पर काबिल एतराज पोस्ट डालने की पादाश में बहराइच में पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। एडिशनल SP अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जुमेरात को FIR दर्ज की गई है। राना सुल्तान, जावेद, जीशान, हारून खान, शफीक और किंग खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 नवंबर को योगी आदित्यनाथ के हाथ में हरी झंडी दिखाते हुए फोटो पोज की गई थी, और उनके साथ संघ के बारे में भी काबिल एतराज तबसरे किए गए थे। VHP के धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने दूरी इख्तियार कर ली है। परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मंदिर की तामीर के लिए परिषद अलग से तहरीक चलाएगी। उधर बनारस में बाबा रामदेव ने कहा कि कानून लाकर हुकूमत मंदिर बनवाए। अखाड़ा परिषद राम मंदिर के लिए अलहदा तहरीक चलाएगा। परिषद ने 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करने का फैसला किया है। अखाड़े के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद मंदिर की तामीर में दरपेश रुकावटों को मुस्लिम फरीकों से बात करके दूर करेगा। दोनों लोगों ने एक ही दिन में रखा है अपना आंदोलन या राम जन्मभूमि के जन समर्थन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये सब का मुद्दा जब एक ही है तो एक मंच क्यों नहीं आते हैं आप लोग? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसलिए दोनों में नहीं जाएगा, न उसमें जाएगा न उसमें जाएगा। हम एक अलग से अभियान चलाएंगे। अखाड़ा परिषद इकबाल अंसारी से बात करेंगे और जो भी मुस्लिम पक्ष हैं उनसे बात करके राम मंदिर का मार्ग 2 ही रास्ते बन सकता है, या पार्लियामेंट में बहुमत लाया जाए या आम सहमति। इधर योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि अयोध्या मामले पर समझौते का वक्त निकल चुका है, लिहाजा सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस या कानून वज़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर अभी नहीं तो कभी नहीं के कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। धर्म संसद तो संसद पर मात्र दबाव बनाने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इतना विलंब हुआ है कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और संसद
संविधान का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मुल्क की अक़लियती यूनिवर्सिटीज में शुमार जामिया हमदर्द मेडिकल को टॉप 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क ने कौमी सतह पर जामिया हमदर्द को 11वां रैंक दिया है। यह हकीम अब्दुल हमीद के ख्वाबों की ताबीर जामिया हमदर्द का मेडिकल इंस्टीट्यूट है। 5 साल कबल 2012 में इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया था। अब ये इंस्टीट्यूट मुल्क के टॉप इदारों में शामिल हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जामिया हमदर्द के मेडिकल कॉलेज को कौमी सतह पर 11वें रैंक पर रखा है, जबकि दिल्ली में हमदर्द मेडिकल को एम्स और ILBBS के बाद 3रा रैंक मिला है। तो ये 11वें नंबर पर पहुंच जाना है मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, बहुत बड़ी कारनामा है। ये इसी मुकाम पर हम बैठे रहें, जमे रहें, ये हमारे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज के लिए वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंश्योर दैट वी स्टे देयर और एटलीस्ट गो अप स्टिल फर्दर। माशाअल्लाह पिछले 6-7 साल में बहुत आगे चला है और हमें इतनी उम्मीद खुद मुझे नहीं थी, इतनी उम्मीद कि इतनी जल्दी जो है हम इसको कवर कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह इस पे हर एंगल से इसको देखा गया। अक़लियती इदारा होने की वजह से यहाँ 50% सीटें मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए मुख्तस है। बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी हॉस्पिटल भी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है, जिससे इलाके के आम लोग फायदा उठाते हैं। जामिया MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज ही चला रहे हैं और हमें जो पहली चीज अब इसके बाद करनी है वो है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज शुरू करें। कुछ डिपार्टमेंट्स में हमारे पास सैंक्शन है। 1989 में जामिया हमदर्द को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। 2002 से हमदर्द को NAC ने A कैटेगरी में रखा है। कुल मिलाकर हमदर्द मुल्क को तालीम के शोबे में तेजी से ऊपर ले जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया का कहना है कि उर्दू के बगैर हिंदुस्तान नामुकम्मल है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के जश्न विरासत उर्दू तकरीब से खिताब करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उर्दू फल फूल रही है। उन्होंने उर्दू जबान के फरोग के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी यहाँ कराई। उर्दू खत्म नहीं हो सकती साहब, मोहब्बत जब तक जिंदा है उर्दू जिंदा रहेगी, आप चिंता मत करिए। तो आप इस पे निश्चिंत रहिए, लोग कितने ही नाम बदलते रहें, उर्दू कहीं नहीं जाने वाली। इस हौसले को, इस जज्बे को बना के रखिए। हिंदुस्तान को जिंदा रखना है तो उर्दू में जीना पड़ेगा, हिंदुस्तानियत को जिंदा रखना है तो उर्दू में, क्योंकि उर्दू को आप जीने के लिहाज से देखिए, अब भाषा थोड़ा ही उर्दू जीने का अंदाज है। तो इस जीने के अंदाज में हम सब अपने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। चेहरे से ये नकाब हटाया ना जाएगा, चेहरे से ये नकाब हटाया ना जाएगा। अब जिंदगी का राग भी गाया ना जाएगा। दिल्ली नगर के हो गए हैं फेफड़े तबाह, दिल्ली नगर के हो गए हैं फेफड़े तबाह। सांसों का बोझ इससे उठाया न जाएगा, सांसों का बोझ इससे उठाया न जाएगा।